हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स को समझेंगे। ये करंट अफेयर्स वर्ष 2025 से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है एक रेल परियोजना। उस रेल परियोजना में एक सुरंग यानी टनल बनाई गई है, उसी से संबंधित आज की हमारी पहली न्यूज़ है। हम पहले की तरह वैसा ही करेंगे कि शुरुआत में हम कंटेंट देखेंगे और उसके बाद में उससे बेस्ड जितना भी एमसीक्यूज हो सकता है संभावित, वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे और फटाफट से मेरे साथ आप जो है एमसीक्यूज को लगाते चलेंगे। टॉपिक दिया गया है नीरगड्डू शिवपुरी सुरंग। नीरगढ़ू या फिर नीरगड्डू शिवपुरी सुरंग के बारे में, यानी एक टनल के बारे में बात हो रही है। वो टनल किससे संबंधित है? वो टनल संबंधित है एक रेल प्रोजेक्ट से। तो शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग, ध्यान रखना है ये दो प्लेसेस की बात है, एक है ऋषिकेश और एक है कर्णप्रयाग। इनमें एक रेल परियोजना के तहत इनके दो स्थान है, नीरगड्डू जो कि ऋषिकेश में पड़ता है, शिवपुरी जो कि कर्णप्रयाग में पड़ता है। इनके बीच में 10.83 किलोमीटर लंबी एक मुख्य सुरंग बनाई गई है, जिससे संबंधित आज हम ये न्यूज डिस्कस कर रहे हैं। क्या कुछ है इसके बारे में खास? यह सुरंग कौन से जिले में है? तो टिहरी जिले में है। ये बड़ा खास हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जिले से संबंधित सवाल उत्तराखंड स्पेशल में आपसे पूछे जाते हैं। इस टनल में 5.2 किलोमीटर लंबी एक एग्जिट सुरंग भी बनाई गई है, एक एग्जिट टनल भी बनाई गई है, ये भी इसमें शामिल है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, सुरंग निर्माण का कार्य कौन कर रहा है? तो वो काम कर रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल, इसके द्वारा इसको किया जा रहा है। अब इस परियोजना की जो रेल प्रोजेक्ट है, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक है, इस रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2019 में और इसका टारगेटेड ईयर यानी पूरा होने का वर्ष रखा गया है 2026। तो 2019 से शुरू हुई और 2026 में इसे पूरा करने का एक टारगेट रखा गया है। ध्यान रखेंगे इस प्रोजेक्ट में कुल 17 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिसमें 11 सुरंगों की लंबाई 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। ये प्रत्येक सुरंग की बात हम कर रहे हैं, यानी एक सुरंग 6 किलोमीटर से भी लंबी है, ऐसी 11 सुरंगें हैं और इसमें कुल 17 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिसमें एक सुरंग के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि जो 17 सुरंगें टोटल इसमें बनाई जाएंगी, इसमें सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग है, उसकी लंबाई है 14.08 किलोमीटर और वो सुरंग जो है देवप्रयाग से जनासू के बीच में है। और सबसे छोटी सुरंग की बात अगर हम करें, वो केवल 200 मीटर की है, जो कि शेरगढ़ से कर्णप्रयाग के बीच में है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस रेल मार्ग से कितने जिले संबंधित हैं? तो यह रेल मार्ग उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट, टिहरी डिस्ट्रिक्ट को पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले से होकर के गुजरेगा। इन जिलों के नाम आपको पता हो, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये जो रेल प्रोजेक्ट चलाया गया है, इस रेल प्रोजेक्ट से क्या क्या लाभ हैं, संभावित लाभ के बारे में बात करते हैं। इससे पहला काम जो सुगम होगा वो है चार धाम यात्रा को ये सुगम बनाएगा। दूसरा है, इस रेल यात्रा के पूरा होने से या इस रेल प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक्सेस आराम से चीजों का हो जाएगा। तीसरा है आपदा प्रतिक्रिया। अगर कहीं पर किसी तरीके का डिजास्टर आ जाता है तो वहां तेजी के साथ में राहत और बचाव कार्यों को पहुंचाया जा सकता है, यानी उस पर हम एक तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर एक रेल मार्ग निकल चुका है तो उससे जो सड़क पर होने वाला दबाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो सड़क दबाव को भी कम करेगा ये रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में। तो ये हो जाता है हमारा इस रेल सुरंग से संबंधित एक छोटा सा कंटेंट। अब इस पर बेस फटाफट हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते चलते हैं। मेरे साथ साथ आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते चलेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है, नीरगड्ढू शिवपुरी सुरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, 29 तारीख को या 6 जुलाई को जब आप अपना पेपर दें तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सवाल को पढ़ें तो बाद में ये कीवर्ड आप जरूर देखें। इसमें सही पूछा है, सही नहीं पूछा है, केवल दिया है, सभी दिया है, कौन सी चीज यहां पे दी गई है उसको आप मार्क करें और उसके बाद सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। देखिए, सवाल में क्या कहा गया है। पहला पूछा गया है कि नीरगड्डू शिवपुरी सुरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए, कहता है यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सबसे लंबी सुरंग है। नहीं, सबसे लंबी सुरंग नहीं है। हमने बताया ये 10.08 है, सबसे लंबी सुरंग तो 14.08 की है, जो देवप्रयाग और जनासू को जोड़ती है आपस में। तो ये वाला तो ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। दूसरा कहा गया है इसमें 5.2 किलोमीटर लंबी एक निकासी सुरंग भी शामिल है, ये बात एकदम ठीक है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बनाया गया है कि ये जो सुरंग है नीरगड्ढू शिवपुरी, इसमें यह जो है वो टिहरी जिले में स्थित है, ये भी ऑप्शन अपने आप में ठीक है। चार ऑप्शन बताए गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक है तो आप पहचान सकते हैं। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पे ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की
की स्वीकृत कुल लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर या फिर 135 किलोमीटर? इस पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम, केवल रेल सुरंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे पूरे प्रोजेक्ट के परियोजना की कुल स्वीकृत लंबाई के बारे में पूछे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 125 किलोमीटर। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़िए। सवाल नंबर 3 में कहा गया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल गलियारा कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आप जानते हैं कि देवप्रयाग को जनासू से मिलाने वाली जो सुरंग है वो सबसे लंबी है और लंबाई आपको पता है 14.08 किलोमीटर उसकी लंबाई है। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़िए। कहा गया है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कुल कितनी सुरंगें हैं और कितने स्टेशन प्रस्तावित है? अभी हमने आपको बताया था कि वहां पे कुल 17 सुरंगें और 12 स्टेशन वहां पे प्रस्तावित हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में निम्न में से कौन सा लाभ अपेक्षित है? कौन कौन से होने वाले हैं बेनिफिट्स, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। कहता है चार धाम मार्गों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा, एकदम सही बात है। पर्यटन को और आपदा प्रतिक्रिया में सुधार होगा, एकदम सही बात है। कहता है रणनीतिक अवसंरचना को यानी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बल मिलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, एकदम सही बात है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त तीनों के तीनों कथन ठीक हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से ये सारे लाभ यहां पर होने वाले हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है उत्तराखंड में तीर्थ आचार संहिता। उत्तराखंड में एक आचार संहिता है और उस आचार संहिता का संबंध किसी इलेक्शन से नहीं है बल्कि वो है हमारे तीर्थ स्थानों से। तो उत्तराखंड में एक तीर्थ आचार संहिता लाई गई है। किसके द्वारा लाई गई है, क्या कुछ उसमें है, क्या उसके पर्पज हैं, क्या उससे होने वाले बेनिफिट हैं और क्या इस पर आधारित सवाल हो सकते हैं, आइए समझते हैं। उत्तराखंड के संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं दीनदयाल चंद्र शास्त्री। इनके निर्देशन में इस तीर्थ यात्रा हेतु एक आचार संहिता तैयार की गई है। तो आपसे 3 सवाल यहाँ पे बनते हैं। पहला है कि उत्तराखंड का कौन सा विश्वविद्यालय है, तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है। दूसरा है कि इस किसके निर्देशन में तैयार किया गया है, तो है दीनदयाल शास्त्री। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि दीनदयाल शास्त्री जो कि वहां के प्रोफेसर है, उन्होंने हाल ही में क्या चीज तैयार की है तीर्थ यात्रा से या फिर तीर्थ स्थानों से संबंधित, तो एक आचार संहिता। दूसरे सवाल के दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि ये जो दस्तावेज है, जो आचार संहिता है, इसको राज्यपाल गुरमीत सिंह को कब उन्होंने सौंपा है, तो वो सौंपा है संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा नाम की एक पुस्तक थी, उसका विमोचन किया गया था राज्यपाल के द्वारा। उस विमोचन के समय पर ही प्रोफेसर दीनदयाल चंद्र शास्त्री के द्वारा उनको ये आचार संहिता सौंपी गई थी। तो अब दूसरे पॉइंट से हमें एक सवाल और यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा संबंधित पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखेंगे राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा। चलिए, अब किस पर बेस्ड है ये जो अभी यहाँ पे आचार संहिता लाई गई है? यह वन यूनिवर्सिटी वन सिस्टम योजना का हिस्सा है। तो कौन सी योजना का हिस्सा है? वन यूनिवर्सिटी वन सिस्टम योजना का हिस्सा है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय पारंपरिक ज्ञान का संकलन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है इस आचार संहिता को लाने का? तो पर्पज सीधा सा है कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उन पर स्वच्छता रहे, वहां पर सैनिटेशन हो, अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, पवित्रता हो, और ये पवित्रता हो, शुचिता हो, ये सब सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है जो यहाँ पर आचार संहिता लाई गई है। मुख्य बिंदु क्या कुछ हैं जिसमें रहने वाले हैं? वस्त्र, भाषा, आचरण, विनम्रता, अनुशासन, इनको लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, एक चलन चलता है कि जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों पर जो तीर्थ यात्रा लोग करने जाते हैं, उसमें से तीर्थ को बदल के वो मनोरंजन यात्रा कहीं ज्यादा हो जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लाई गई है। वस्त्रों का पहनावा, अब वस्त्र पहनना आपकी पर्सनल चॉइस है, पर कुछ एक होता है, एक जगह का कुछ कोड होता है, कुछ मर्यादा होती है, उसी बात को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। वस्त्र ऐसे ना हो जो अभद्रता को फैलाते हो, नग्नता को फैलाते हो, भाषा में शालीनता हो, अभद्रता ना हो, किसी तरीके का कोई अपशब्द वहां पे इस्तेमाल ना किए जाएं, किसी तरीके का नशा वहां पे ना किया जाए, आचरण को इस तरीके से बना के रखेंगे। वही सारे दिशा निर्देश इस आचार संहिता में दिए गए हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि तकनीकी रूप से हम किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसकी हेल्प ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से और यूट्यूब, जैसे कि आप हमसे पढ़ पा रहे हैं, तो क्यूआर कोड और यूट्यूब के माध्यम से इस ज्ञान को या इस जानकारी को साझा किया गया है, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है उस तक ये चीजें आसानी से पहुंच पाएं। और आप सब समझते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है और सबसे ज्यादा युवा इससे कनेक्टेड हैं, इसीलिए यहाँ पे टारगेट किया गया है क्यूआर कोड और यूट्यूब को।
कहा गया है ये जो आचार संहिता है तीर्थ स्थलों पर अव्यवस्था, गंदगी और अनुचित व्यवहार की समस्याओं को संबोधित करती है, उनको टैकल करती है। इसमें श्रद्धा, संयम, परंपरा का सम्मान, आत्मनियंत्रण जैसे मूल्यों पर बल दिया गया है। सबसे बड़े मतलब बड़े उद्देश्य क्या हैं, बड़े टारगेट क्या हैं? तो ये आचार संहिता उत्तराखंड को उत्तरदायी धार्मिक पर्यटन यानी रेस्पॉन्सिबल रिलीजियस टूरिज्म के रूप में, एक मॉडल के रूप में उभार करके सामने लाएगी। तो उत्तरदायी धार्मिक पर्यटन का मॉडल बनाने की दिशा में एक प्रयास है ये आचार संहिता। इस आचार संहिता को लाने के बाद में या लाने का उद्देश्य क्या है? एक संदेश देना। और वो संदेश क्या है कि कोई भी तीर्थ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं होती है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन की यात्रा होती है। केवल यात्रा नहीं है, आध्यात्मिक अनुशासन की यात्रा है, जिसकी गरिमा बनाए रखना समाज की साझा जिम्मेदारी है। ये एक संदेश इस जो तीर्थ यात्रा संहिता जो लाई गई है, इसके माध्यम से यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। अब आइए इससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे साथ साथ फटाफट टिक करते चलेंगे वीडियो को पॉज करते हुए। कहता है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई तीर्थ आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है। केवल योग पर्यटन को बढ़ावा देना, नहीं। तीर्थ स्थानों पर अधिक भीड़ लाना, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना, ऑप्शन सी। तीर्थ यात्रा को शुचिता, उसके अनुशासन और आध्यात्मिकता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ये जो आचार संहिता यहाँ पर लाई गई है किस योजना के अंतर बनाई गई है? डिजिटल इंडिया यात्रा, वन यूनिवर्सिटी वन सिस्टम यात्रा, जल जीवन मिशन या ग्रीन हिमालय कार्यक्रम? आप सभी को पता है वन यूनिवर्सिटी वन सिस्टम के तहत इस आचार संहिता को यहाँ पर लाया गया है। सवाल नंबर 3 में कहा गया है ये जो आचार संहिता है इसको प्रचारित करने के लिए किन आधुनिक माध्यमों का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है? तो अभी हमने आपको बताया कि क्यूआर कोड और यूट्यूब के माध्यम से, ताकि वो युवा वर्ग तक आसानी से पहुंच सके, इसके माध्यम से संदेश भेजने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 4 में कहा गया है यह आचार संहिता सार्वजनिक नीति और शासन के संदर्भ में किस रूप से महत्वपूर्ण है? आचार संहिता सार्वजनिक नीति और शासन के संदर्भ में किस रूप से महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंदिर कर संग्रह में सहायता करती है, यानी वहां पे टैक्स कलेक्शन में हेल्प करती है। धार्मिक पर्यटन के लिए एक शासन मॉडल प्रस्तुत करती है, या फिर प्राचीन परंपराओं को समाप्त करती है। मंदिर के निजीकरण को बढ़ावा देती है। ये तो एकदम अननेसेसरी के ऑप्शन यहाँ पे बनाए गए हैं, आप सभी समझते हैं। कर संग्रह करना किसी भी योजना का एक उद्देश्य नहीं है, उसके लिए जीएसटी अलग से लगाया गया है सरकार के द्वारा, आप सभी समझते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक पर्यटन के लिए एक शासन मॉडल प्रस्तुत करना इसका एक मेन उद्देश्य है। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य इस आचार संहिता का प्रमुख नहीं है? अब यहाँ पे ऐसे शब्दों को, कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है। नहीं पूछा है कौन सा इसका प्रमुख मूल्य नहीं है। अनुशासन बनाए रखना एकदम सही बात है। श्रद्धा का भाव रखना ये भी बात है। संयम रखना ये भी बात है। विलासिता को समाप्त करने की बात की गई है, तो ऑप्शन सी इसका एक मूल्य नहीं है। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तराखंड के राज्यपाल को तीर्थ आचार संहिता किसने भेंट की थी? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, प्रोफेसर दीनदयाल चंद शास्त्री के द्वारा, स्वामी अवधेशानंद या फिर डॉक्टर वंदना शिवा के द्वारा? आपको पता है कि जो उत्तराखंड संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं उसके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दीनदयाल चंद शास्त्री, जिनके द्वारा इनको ये आचार संहिता भेंट की गई थी। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा टॉपिक संबंधित है उत्तराखंड में एक नदी निगरानी तंत्र बनाया गया है, उसकी एक नोडल एजेंसी की बात यहाँ पे की गई है। एक एक करके पॉइंट को समझते चलते हैं। पहले देख लेते हैं जो नोडल एजेंसी बनाई गई है नदी की निगरानी के लिए, वो नोडल एजेंसी कौन है? तो उत्तराखंड सरकार ने रुड़की स्थित सिंचाई अनुसंधान संस्थान यानी इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट को राज्य भर में जितनी भी नदियां हैं उनकी निगरानी हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। पहला और जरूरी सवाल आपके लिए यही हो जाता है कि कौन सी नोडल एजेंसी यहाँ पे बनाई गई है, तो आप बताएंगे सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो कि रुड़की में है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक निगरानी पर जोर। क्या कुछ कहा गया है? आईआरआई अब जल प्रवाह यानी वाटर के फ्लो, प्रदूषण स्तर, गाद जमाव और हाइड्रोलॉजिकल डेटा की निगरानी करेगा। नदियों में इन सारी चीजों को देखेगा, कितना प्रवाह है, कितना प्रदूषण का स्तर है, या फिर उससे संबंधित जो भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उन सबको निगरानी करेगा और उस डेटा को फिर बाकी चीजों के साथ में शेयर करेगा। नेक्स्ट, आधारभूत योजना। तीसरा पॉइंट बनाया गया है आधारभूत योजना। क्या है? संस्थान द्वारा जुटाए गए आंकड़े, जो भी उसमें आंकड़े जुटाए जाएंगे, ऊपर वाली चीजों को जो देखेगा के आधार पर
जिलों और राज्य योजना इकाइयों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। जिले स्तर पर नदियों से संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, या फिर राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य भर की जितनी भी नदियां हैं उनके लिए जितने भी प्रोग्राम या योजनाएं चलाई जाती हैं, उन सब में इसके द्वारा दिए गए डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक तरीके से ये उन प्लान्स के लिए आधारभूत योजना के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है प्रदूषण बोर्ड का सहयोग। क्या? जो राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो आईआरआई को जल गुणवत्ता से संबंधित डेटा साझा करेगा ताकि उसको लाभ मिल सके, ताकि उसको सहायता मिल सके और एक डेटा अच्छे से रिफाइंड डेटा हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जिला आधारित लाभ। क्या? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा जैसे नदी आधारित जिलों का मतलब है जहां पे नदियों की संख्या ज्यादा है, इन सभी जिलों को स्थानीय निगरानी में लाभ मिलेगा क्योंकि इनके आसपास में नदियां हैं, तो उनकी निगरानी में लाभ मिलेगा। डेटा कहां से मिल जाएगा? आईआरआई के द्वारा प्राप्त जो डेटा है उसको यहां पर ये यूज करेंगे और इनको इससे लाभ होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है तकनीकी उपायों का प्रयोग। कौन कौन से तकनीकी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं? जैसा कि पहला है जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, हाइड्रोलिक मॉडलिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग यहां पर किया जाएगा आईआरआई के द्वारा और एक डेटा यहां पर कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है नदी पुनर्जीवन योजना से जुड़ाव। एक योजना, एक मिशन उत्तराखंड सरकार के द्वारा पहले से ही चलाया जा रहा है, नदी पुनर्जीवन योजना। यह निर्णय जो अब लिया गया है, यह निर्णय एक नोडल एजेंसी जो बनाई गई है राज्य की नदी प्रबंधन एवं पुनर्जीवन मिशन के अंतर्गत लिया गया है। पहले से ही ये मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है नदियों के पुनर्जीवन के लिए, नदियों के प्रबंधन के लिए। उसी में ही एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है यहाँ पर जो नोडल एजेंसी बनाई गई है और जो निगरानी तंत्र के रूप में वो काम करने वाली है। नेक्स्ट है जन भागीदारी और जवाबदेही। ग्राम सभाओं में वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर निर्णय क्षमता बढ़ेगी क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर आईआरआई के द्वारा ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा और ये ग्राम सभाओं के साथ में शेयर किया जाएगा, जिससे ग्राम सभाओं के नदी आधारित निर्णय लेने में क्या होगा, वो ज्यादा सक्षम हो पाएंगे, उनकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट कहा गया है जलवायु अनुकूलता। यह पहल जो अभी यहाँ पे निगरानी तंत्र बनाया गया है बाढ़ और कटाव जैसी आपदाओं से बचाव के लिए हिमालय क्षेत्र में एक मजबूत कदम साबित होने वाला है। आइए अब इससे संबंधित एमसीक्यूज को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड में नदी निगरानी हेतु किस संस्थान को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है? आप सभी जानते हैं सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की को यानी आईआरआई को यहाँ पर क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी बनाया गया है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है सिंचाई अनुसंधान संस्थान की नई भूमिका के अंतर्गत मुख्य कार्य क्या है? नदी जोड़ परियोजना, वर्षा जल संचय प्रशिक्षण, नदियों के प्रवाह और प्रदूषण की वैज्ञानिक निगरानी, जल विद्युत परियोजनाओं का लेखा परीक्षण। आप सभी समझ रहे होंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब इसका मुख्य कार्य है नदियों के प्रवाह और प्रदूषण की निगरानी करना। सवाल नंबर 3 में दिया गया है प्रदूषण संबंधी आंकड़ों के समन्वय हेतु आईआरआई किस विभाग के साथ कार्य करेगा? वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जैसा कि हमने बताया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल से संबंधित जो प्रदूषण का डेटा है वो यहाँ पर आईआरआई के साथ में साझा करेगा ताकि उसके डेटाज और रिफाइन हो सके। सवाल नंबर 4 कहता है कि आईआरआई द्वारा एकत्रित डेटा राज्य में कैसे उपयोग होगा? जल आपूर्ति के निजीकरण हेतु, योजना एवं जिला स्तर पर जल प्रशासन हेतु, नए बांध बनाने हेतु, केवल केंद्र सरकार की फंडिंग हेतु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, योजना एवं जिला स्तर पर जल प्रशासन हेतु आईआरआई के द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग किया जाएगा। सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है उत्तराखंड में नदी निगरानी की जलवायु संबंधी मुख्य आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है नदी निगरानी की और किससे संबंधित? जलवायु से संबंधित। औद्योगिक विस्तार करना, ग्लेशियरों की तीव्र वृद्धि, हिमालय क्षेत्र में बाढ़ और कटाव की घटनाएं, शहरी मेट्रो निर्माण।
आप सभी समझते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित अगर यहाँ पे चीजें बन रही हैं तो वही है इसकी मुख्य आवश्यकता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि ये जो पहल राज्य की शुरू की गई है, यह पहल राज्य की किस प्रमुख योजना के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य नदी पुनर्जीवन एवं प्रबंधन मिशन, नमामि भारत योजना, ग्रीन इंडिया प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है राज्य नदी पुनर्जीवन और प्रबंधन मिशन।